नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। आज से हम जीके जीएस यानी इंडिया जीके और जो साइंस का पोर्शन है जो आपके हरियाणा पुलिस, सिटी मेंस और ग्रुप डी में पूछा जाता है, तो उसी को देखते हुए आज से हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 की शुरुआत कर रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम टोटल 50 क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो हरियाणा के एचएससी एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे जो आपके आगामी आने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। अगर आप हरियाणा जीके की तैयारी कर रहे हैं तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि उसकी भी हमने प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट कर दी है जिसमें हमने टोटल 13 प्रैक्टिस सेट अभी तक अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो बात करेंगे आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 की। तो बढ़ते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 की ओर। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंडिया जीके और जीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को। तो पहले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था। तो भारत के साथ जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो व्यापार करने का जो चार्टर एक्ट महारानी एलिजाबेथ के द्वारा दिया गया था वह कब दिया गया था, यह आपसे पूछा है। यानी उन्होंने जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने अपनी कंपनी को स्थापित किया था उसके बारे में पूछा है कि उन्होंने कब इसको स्थापित किया था, जिसमें पहले 1 वर्ष के लिए और बाद में इसे बढ़ाकर ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 वर्षों के लिए व्यापार करने के लिए मंजूरी दे दी थी। तो यही पूछा है कि चार्टर जो महारानी एलिजाबेथ द्वारा जारी किया गया था वह कब किया गया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब दिया गया है ऑप्शन नंबर 1, यानी 31 दिसंबर 1600 को जो महारानी एलिजाबेथ के द्वारा व्यापार के लिए उन्हें अनुमति दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी 31 दिसंबर 1600 में भारत के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी एलिजाबेथ के द्वारा अनुमति दे दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन नहीं शामिल थे। यानी जो 1907 में कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गई थी, एक हो गई थी गर्म दल और दूसरी हो गई थी नरम दल। तो यहाँ पर पूछा है कि गर्म दल में कौन शामिल नहीं था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से 3 शामिल थे और 1 शामिल नहीं था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी गोविंद रनाडे, जो कि उग्र राष्ट्रवादियों में शामिल नहीं थे। यानी बात बताया जाता है कि लाल बाल पाल ये तीनों के तीनों उग्रवादी राष्ट्रवादी यानी जो कांग्रेस थी नरम दल ये उससे शामिल नहीं थे, बाकी ये गर्म दल में शामिल थे। तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल ये तीनों यानी उग्र राष्ट्रवादी में शामिल थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, गोविंद रनाडे इसमें शामिल नहीं थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा है कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए थे। तो 1916 में जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते के बारे में पूछा है कि उसके क्या परिणाम रहे थे। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में शुरू हुआ था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें तो ये कौन से गवर्नर जनरल के समय स्टार्ट हुआ था, ये आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी लॉर्ड लिनलिथगो के समय व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिनलिथगो। वहीं आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में से सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी। तो पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की
पूर्ववर्ती संस्था में सबसे पहले और प्रमुख संस्था कौन सी थी, ये आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहता है ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था थी और सबसे पहली संस्था भी इसी को माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश ईस्ट एसोसिएशन, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली और प्रमुख संस्था मानी जाती है। वही आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इसमें पूछा है कि साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यानी नीचे 4 कथन दिए हैं और उनमें से पूछा है तो साइमन कमीशन की सिफारिशों के बारे में कि कौन सा कथन सत्य है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसके सही कथन की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था। तो यह कथन सत्य हो जाता है कि साइमन कमीशन ने केंद्र में द्विसदन विधायिका थी उसको समाप्त करने के बारे में सुझाव दिया था। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा है कि दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था। तो दादा भाई नौरोजी की बात करें जो कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे और उन्होंने कौन सी पार्टी से टिकट का चुनाव जीता था, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी लिबर पार्टी जो कि थी उससे उन्होंने चुनाव को जीता था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी लिबरल पार्टी से उन्होंने चुनाव जीता था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। पूछा है भारत पर हुणों का प्रथम आक्रमण किस शासन के समय हुआ था। तो भारत पर हुणों का आक्रमण की बात करें तो किस शासक के टाइम में हुआ था, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी सकंद गुप्त के शासनकाल के समय भारत पर हुणों का आक्रमण हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, सकंद गुप्त के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पूछा है ऐहोल अभिलेख किस शासक के संबंधित है। तो ऐहोल अभिलेख की बात करें तो यह किस शासक से संबंधित है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है ऐहोल अभिलेख। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुलकेशिन द्वितीय। वहीं बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछा है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है। यानी सत्यमेव जयते शब्द को कौन से उपनिषद से लिया गया है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाता है, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी मुंडको उपनिषद। तो सत्यमेव जयते को मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा है कि महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है। तो महावस्तु के बारे में पूछा है कि इसका संबंध कौन सी शाखा से है। आपको पता है महात्मा बुद्ध जो कि उसका बुद्ध की बात करें तो उसके उनकी मृत्यु के बाद दो शाखाओं में यह विभाजित हो गई थी, एक महायान और एक हीनयान। तो उसी में पूछा है कि महावस्तु कौन से शाखा से जुड़ी हुई है। और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, महावस्तु महायान शाखा से जुड़ी हुई है। तो आप इसे ऐसे भी याद रखते हैं, महा दोनों का सेम हो रहा है, तो इस तरीके से आप इसे लिंक कर सकते हैं। तो महावस्तु महायान शाखा से जुड़ी हुई है जो कि महात्मा बुद्ध के जीवन वृत्तांत के बारे में बताती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, महायान। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। पूछा है अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था। तो अकबर के द्वारा जो उपासना भवन बनाया गया था उसके बारे में पूछा है कि उसका क्या नाम था। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी इबादत खाना बनाया गया था जो कि अकबर द्वारा उपासना भवन के रूप में उसे स्थापित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, इबादत खाना। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें पूछा है कि सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बेजू बावरा
किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो आपको पता है कि तानसेन किसके दरबारी कवि थे, तो यह भी आपको पता है, यानी वो संगीतकार थे। तो यह कौन से शासनकाल में उन्हें विख्यात हुआ था, यह आपसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी यह तानसेन जो है वो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, तो इसीलिए उनका संबंध अकबर से शासनकाल से हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर के शासनकाल से। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें पूछा है न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है, यह आपसे पूछा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह कौन सा है, तो यह न्यू कैसल पोर्ट है। तो पूछा है यह कौन से देश में स्थित है, तो आपको बता दें यह ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया में न्यू कैसल पोर्ट स्थित है, जो कि सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह है। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें पूछा है कि देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है। तो देशांतर रेखाओं की बात की गई है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, और इसमें से सही कथन की बात करें तो इसका सही कथन हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी देशांतरों के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी देशांतरों के मध्य जो सर्वाधिक दूरी होती है वो विषुवत रेखा पर होती है, यह कथन सत्य हो जाता है। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें पूछा है उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है, यानी उत्तर से चलना है और दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है कि कौन सी पहाड़ी कहाँ पर आती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तर में नल्लामलाई की पहाड़ियाँ आती है, और उसके बाद जवादी पहाड़ियाँ आती हैं, और दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियाँ और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ आती है। तो यह उनका उत्तर से दक्षिण में क्रम हो जाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहले नल्लामलाई की पहाड़ियाँ, उसके बाद जवादी पहाड़ियाँ, उसके बाद नीलगिरी पहाड़ियाँ, और उसके बाद दक्षिण में अन्नालाई की पहाड़ियाँ आती है। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें पूछा है तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है। तो यानी पूछा है कोई कौन सी नदी है जो अपना मार्ग सबसे ज़्यादा बदलती है, और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी है, जो कि अपना मार्ग सबसे ज़्यादा बदलती है, और इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसी कौन सी नदी है जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, तो यह कोसी नदी हो जाती है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें पूछा है कि किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण उर्वरक हो जाती है। तो ऐसी कौन सा है जिसमें लोहा अधिक होने के कारण वह उर्वरक हो जाती है। तो उस मृदा की बात करें तो इसका सही जवाब रहता है ऑप्शन नंबर सी, यानी लेटेराइट मृदा होती है। अगर उसमें लोहे की मात्रा अधिक हो जाती है तो यह अनुपजाऊ यानी अनउर्वरक हो जाती है, जिसमें कोई सी भी प्रकार का उत्पादन नहीं रहता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, लेटेराइट मृदा। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें पूछा है कि प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो प्रकाश के बारे में बात करें तो इनमें से कौन सा कथन सत्य होता है, यह आपसे पूछा है। तो पहला है यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो यह कथन भी सत्य है, और यह एक कण प्रकृति का है, यह भी सत्य है, और यह ऊर्जा का एक रूप है, तो यह भी कथन सत्य है। तो इसलिए उपरोक्त तीनों कथन सत्य है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो प्रकाश के संबंध में यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, और ये एक कण की प्रकृति होती है, और ऊर्जा का एक स्वरूप होता है, तो ये तीनों कथन सत्य होते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें पूछा है कि बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है। तो बायोगैस संयंत्र की बात करें तो इसमें किस प्रकार की प्रक्रिया होती है, यह आपसे पूछा है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी किण्वन की प्रक्रिया होती है, जो कि बायोगैस संयंत्र में, जिससे मेथेन गैस बनती है, और साथ साथ जो घरों में उपयोग करने वाली गैस का निर्माण भी बायोगैस संयंत्र से किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी
किण्वन विधि के द्वारा बायोगैस संयंत्र को चलाया जाता है। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें पूछा है कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार में क्या होता है। तो एक जो परमाणु वर्ग होता है उसमें पूछा है कि अगर ऊपर से नीचे की ओर आए तो परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन आएगा। तो आपके सामने चार ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, यानी जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता चला जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में वृद्धि होती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, पूछा है वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का क्या कारण है। तो प्रकाश के विसरण की बात करें तो वायुमंडल में इसका क्या कारण रहता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी धूल के कण के कारण ही वायुमंडल में प्रकाश का विसरण हो पाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, धूल के कणों के कारण ही वायुमंडल में प्रकाश का विसरण होता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, पूछा है किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। तो किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो वह कितना होता है, यह आपसे पूछा है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी किसी भी जो यौगिक होता है उसका ऑक्सीकरण अंक 0 होता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 0 ऑक्सीकरण संख्या होती है किसी भी यौगिक की। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, पूछा है सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का यौगिक है। तो सर्प विषरोधी की सुई की बात करें तो यह किस तत्व का यौगिक है, यह आपसे पूछा है और आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी यह स्वर्ण यौगिक की एक सुई होती है जो कि सर्प विषरोधी को रोकती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, स्वर्ण यौगिक की। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन फिजिक्स का एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि दाब का विमीय सूत्र क्या होता है। तो दाब के विमीय सूत्र की बात करें तो यह कौन सा होता है, यह आपसे पूछा है और आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं और विमीय सूत्र की बात करें तो दाब का विमीय सूत्र हो जाता है ml-1 और t-2। यह भी आपको ध्यान रखना है, ml-1 और t-2 यह दाब का विमीय सूत्र हो जाता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ml-1 और t-2। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें पूछा है कि जैव शैवाल क्या है। तो जैव शैवाल की बात करें तो यह किसे कहते हैं, यह आपसे पूछा है। तो जैव शैवाल की बात करें तो यह कोयले का एक रूप है। तो इसी क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, कोयला, जिसे जैव शैवाल के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें पूछा है कि याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से होता है। तो याददाश्त के संबंध की बात करें तो यह मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है जिसमें याददाश्त रहती है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी सेरिब्रम। तो आपको ध्यान रखना है, याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के सेरिब्रम भाग से होता है। काफ़ी बच्चे इसे सेरिबेलम के नाम से जानेंगे तो यह इसका गलत हो जाता है। तो सेरिब्रम जो याददाश्त का संबंध हो जाता है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर डी, सेरिब्रम। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 28, पूछा है एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती है। तो उस जीवाश्म के बारे में, पक्षी के बारे में पूछा है कि वह दिखाई तो एक पक्षी की तरह देता है लेकिन उसकी जो विशेषताएं हैं वो सरीसृप जैसी होती है। तो वह कौन सा पक्षी है, ये आपसे पूछा है और आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी आर्कियोपेटेरिक्स के द्वारा जो पक्षी होता है वह दिखता तो पक्षी की तरह है लेकिन उसकी विशेषताएं सरीसृप जैसी होती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, आर्कियोपेटेरिक्स के द्वारा। वहीं आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें पूछा है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, यह आपसे पूछा है। तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, यानी O2 सबसे ज़्यादा मानव शरीर में पाया जाता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होता ऑप्शन नंबर बी, यानी O2।
आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें पूछा है कि परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो विभवांतर मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, यह आपसे पूछा है। तो विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, वोल्टमीटर का प्रयोग विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, पूछा है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन सा कर सकता है। तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। और मौलिक अधिकार जो आपातकाल के दौरान नष्ट नहीं होते हैं वो कौन से होते हैं, तो अनुच्छेद 20 और 21 को मौलिक अधिकार जो आपातकाल के दौरान भी नष्ट नहीं किए जा सकते। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहता है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबन किया जा सकता है। वहीं आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, पूछा है कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों के कार्यकाल के बारे में पूछा है, तो वह कितना होता है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, यानी 1 वर्ष का कार्यकाल होता है प्राक्कलन समिति के सदस्यों का। तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर ए, 1 वर्ष का। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। तो किसकी सिफारिश से भारत के संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत की संसद की जो अनुमोदन होता है उसी के आधार पर भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर डी, भारत की संसद में जो अनुमोदन होता है उसी के आधार पर भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, पूछा है भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता कौन से देश से लिया गया है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी ब्रिटेन के संविधान से भारत के संविधान में विधि के समक्ष समता के बारे में लिया गया है, जो कि भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन के संविधान से विधि के समक्ष समता को जोड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, पूछा है संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है। तो संविधान संशोधन की बात करें तो इसे कौन से संविधान के भाग में जोड़ा गया है, यह आपसे पूछा है कि इसका उल्लेख कौन से भाग में है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को जोड़ा गया है। और बात करें संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान में कौन से देश से ली गई है, तो यह साउथ अफ्रीका से ली गई है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, भाग 20 में। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें पूछा है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ संविधान के बारे में जो अनुसूचियां दी गई है उसके बारे में है और दूसरी तरफ पूछा है उनका संबंध कौन से संबंध यानी किससे उसके बारे में उल्लेख है। तो पहला है भाषाओं का उल्लेख, दूसरा है दल बदल निरोध, तीसरा है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम और चौथा है भूमि सुधार अधिग्रहण संविधान संबंधित अधिनियम। तो हमें इसमें से बी का पता है, यानी दल बदल अधिनियम कौन सी अनुसूची में आता है, तो यह 10वीं अनुसूची में आता है, यानी बी का 1 हो जाएगा। तो अगर आपको इनमें से किसी एक का भी पता है तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। जैसे कि मुझे बी का पता है कि यह 10वीं अनुसूची में आता है, तो बी का 1 देखते हैं कौन से में है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल 1 में ही बी का ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अभी सभी का मिलान कर लेते हैं। तो भाषाओं का उल्लेख की बात करें तो यह 8वीं अनुसूची में आता है और दल विरोध की बात करें तो यह 10वीं अनुसूची में आता है। वहीं 73वां संविधान संशोधन की बात करें तो यह
11वीं अनुसूची में आता है, और भूमि सुधार अधिग्रहण की बात करें तो यह 9वीं अनुसूची में आता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, जिसमें पूछा है कि 1833 के जो चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, यह आपसे पूछा है। तो 1833 के चार्टर अधिनियम को जो इसके अंतर्गत प्रथम विधि आयोग को गठन किया गया था, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी, यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड मैकाले के द्वारा विधि आयोग की अध्यक्षता की गई थी जब 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मैकाले। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, पूछा है निम्न में से कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है। तो इनमें से कौन सी क्रांति है जो प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी जो गुलाबी क्रांति है उसका संबंध प्याज और झींगा मछली से हो जाता है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, गुलाबी क्रांति। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, पूछा है निम्नलिखित में से किन 2 संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वां के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे कौन से 2 संस्थान हैं जिन्हें ब्रेटन वुड्स जुड़वां के नाम से जाना जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी IMF और विश्व बैंक दोनों को ब्रेटन वुड्स जुड़वां के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी IMF और विश्व बैंक को, यानी वर्ल्ड बैंक को एक जुड़वां के रूप में जाना जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, पूछा है किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यह क्वेश्चन अभी जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था 2025 में, यानी 26 में ही हुआ था, उसमें पूछा गया था कि राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो RBI के बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात करें तो यह कब किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी सन 1949 में भारतीय रिजर्व बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सन 1949 में। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, पूछा है हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है। तो हिंदू राष्ट्र की बात करें तो यह विचार मूलतः किसका है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन है, और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः VD सावरकर का था। यह भी इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी VD सावरकर के द्वारा हिंदू राष्ट्र का विचार यानी मूलतः उनके द्वारा निकाला गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी VD सावरकर के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 42 है, जिसमें पूछा है भारत में आयकर है। तो भारत में आयकर की बात करें तो यह किस प्रकार का कर है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन है, और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी यह एक प्रत्यक्ष कर है और एक प्रगतिशील कर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी यह एक प्रत्यक्ष और प्रगतिशील कर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, पूछा है कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो कुचिपुड़ी नृत्य की बात करें तो यह कौन से राज्य का एक लोक नृत्य है, यह आपसे पूछा है। तो कुचिपुड़ी की बात करें तो यह आंध्र प्रदेश का एक लोक नृत्य हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश का। तो जो पुड़ी है वो कच्ची रह गई, तो यह किसके कारण रह गई, तो यह अंधे आदमी के कारण रह गई। तो आप ऐसे भी इसे रिलेट कर सकते हो, तो इसे आप याद कर सकते हो, यानी अंधे आदमी के द्वारा जो कच्ची पुड़ी जो कच्ची थी वो कच्ची रह गई। तो इसी के आधार पर इसे आप याद रख सकते हो कि कच्ची पुड़ी जो लोक नृत्य है वो कहाँ का है, तो यह आंध्र प्रदेश का है। वहीं आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हिमानी उत्तर पर्व का संबंध किस खेल से है। तो हिमानी उत्तम पर्व की बात करें तो यह कौन से खेल से संबंधित है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी मलखम्ब से उनका संबंध हो जाता है।
तो मलखम्ब की बात करें तो यह मुख्य रूप से एमपी का एक खेल है जिसमें जो संबंध रखते हैं हिमानी उत्तम पर्व, जो मुख्य रूप से मलखम्ब खेल से संबंध रखते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मलखम्ब। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, जिसमें पूछा है निफक आंदोलन के प्रणेता थे, यानी निफक आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी दादू दयाल के द्वारा निफक आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दादू दयाल। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, जिसमें पूछा है दरकमा सिक्का किसने चलाया था। तो दरकमा सिक्के की बात करें तो यह किसके द्वारा चलाया गया था, यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी ग्रीक के द्वारा दरकमा सिक्के का चलाया गया था, यानी दरकमा सिक्का मुख्य रूप से ग्रीक को शासकों के द्वारा चलाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीक। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, पूछा है बाढ़ के दौरान हर वर्ष नई एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है उसे किस नाम से जानते हैं। यानी जो बाढ़ के दौरान या नदियों के द्वारा नई मिट्टी लाई जाती है उसके बारे में पूछा है कि उस नई मिट्टी को हम किस नाम से जानते हैं और वह किसके लिए उपयोगी होती है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी हम उसे खादर के नाम से जानते हैं जो बाढ़ और नदियों के द्वारा नई मिट्टी का लाया जाना जिससे उर्वरक मिट्टी आ जाती है, तो यह खादर मिट्टी के नाम से जानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 1, खादर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, पूछा है वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है। तो वह कौन सी समुद्री सीमा है जहाँ पर तापमान तेजी से कम होता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी थर्मोक्लाइन, जो कि सब वहाँ पर तापमान तेजी से कम होता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्री सीमा थर्मोक्लाइन पर सबसे तेजी से तापमान कम होता है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, पूछा है बेसल मापदंड संबंधित है। तो बेसल मापदंड की बात करें तो यह किससे संबंधित है, यह आपसे पूछा है। तो बेसल मापदंड की बात करें तो यह बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बैंकिंग क्षेत्र में बेसल मापदंड का प्रयोग किया जाता है। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, पूछा है इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो औद्योगिक क्रांति की बात करें तो इंग्लिश में सबसे पहले इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, यह आपसे पूछा है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी अर्नाल्ड टाइबी के द्वारा औद्योगिक क्रांति का अंग्रेजी में पहली बार प्रयोग किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अर्नाल्ड टाइबिया के द्वारा। तो यह था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसमें हमने इंडिया जीके और जीएस को कवर किया है। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और आपको हमारा यह प्रैक्टिस सेट पहला कैसा लगा, जो आपके हम हरियाणा पुलिस और सिटी मेंस और साथ ही साथ ग्रुप डी में जहाँ पर भी इंडिया जीके पूछी जाती है, तो यह सीरीज़ हम आपके लिए स्टार्ट की है। तो कमेंट में ज़रूर बताएं यह सीरीज़ आपको कैसी लगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेटर मिल सके और आपके लिए ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेटों के माध्यम से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, यानी हरियाणा जीके के द्वारा जो एसएससी पूछती है, वह आपके लिए प्रोवाइड करा सकें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।